एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल दिशिम शुक्ला एंड यू आर वाचिंग स्कोप एजुकेशन। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं साइंस का चैप्टर 13 इलेक्ट्रिसिटी। तो देख लेते हैं आज के इस वीडियो में हम लोग कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे। ये फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं सारी जो हम कवर करेंगे। पार्ट 1 पहले ही बना दिया गया है इस वीडियो के ऊपर, तो आप लोग वो जा करके देख लीजिएगा। तो इलेक्ट्रिक चार्ज, करंट, पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, ओम्स लॉ, सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन, रेजिस्टिविटी, हीट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इतने टॉपिक्स हम लोग आज डिस्कस करेंगे। और आज मैं आपको सामने इसलिए नहीं दिख रहा हूँ क्योंकि मेरी भी फ़िलहाल तबीयत नहीं सही है, तो मैं अभी वीडियो ऐसे ही बना रहा हूँ बिना शूट किए अपने खुद को। तो इसलिए आप लोग मुझ पे ना कॉन्सेंट्रेट करके स्लाइड्स पे कॉन्सेंट्रेट करिए और समझिए कि क्या मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है वो आता है इलेक्ट्रिक चार्ज। तो पहले समझ लेते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन। तो इट इज़ द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर दैट कॉजेज टू एक्सपीरियंस अ फोर्स व्हेन प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। चार्ज हमने पहले भी पढ़ा हुआ है क्लास 8 में। क्या होता है, जैसे हम किसी भी चीज़ को अपने शरीर से ऐसे बलून को रब करते हैं तो उसमें चार्ज डेवलप हो जाता है। चार्ज दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज। चार्ज की जो यूनिट होती है, SI यूनिट, वो होती है कोलम्ब, क्योंकि इसे इलेक्ट्रिक चार्ज को कोलम्ब एक साइंटिस्ट थे उन्होंने फाइंड किया था। फिर जो स्मॉलेस्ट चार्ज अ पार्टिकल कैन कैरी इज़ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कोलम्ब। मतलब जो सबसे छोटा चार्ज है कोई पार्टिकल कैरी कर सकता है वो है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कोलम्ब, जो कि एक चार्ज होता है एक प्रोटॉन का और एक इलेक्ट्रॉन का। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है Q इक्वल्स टू एन ई। क्यू मतलब चार्ज होता है, एन मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है ई। तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं कि कितना चार्ज है किसी भी सब्सटेंस पे, अगर हमें नंबर ऑफ उसके इलेक्ट्रॉन्स पता है और चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन पता है। चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कोलम्ब। तो यही हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज। आप समझते हैं इलेक्ट्रिक करंट को। तो सबसे मेन टॉपिक हमारा चालू होता है अब, जो कि है इलेक्ट्रिक करंट। तो करंट आपने पहले भी सुना होगा बहुत बार। तो करंट क्या होता है? करंट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो और चार्ज पर यूनिट टाइम। मतलब कि कितना चार्ज गया है किसी कंडक्टर के थ्रू कितने टाइम में, उसी को करंट बोलते हैं। इसका फॉर्मूला ग्रीन कलर में लिखा हुआ I इक्वल्स टू Q/T। करंट को I से डिनोट किया जाता है, Q मतलब चार्ज, जो कि हम समझ चुके हैं, टाइम। तो ये तो इसका फॉर्मूला इस चैप्टर में याद करना ज़रूरी है, तभी आप क्वेश्चन लगा पाएंगे। इसकी जो यूनिट होती है वो होती है एम्पियर। और इसका जो मेजरिंग डिवाइस होता है वो होता है एमीटर, जो कि और गैल्वेनोमीटर, जो कि हमेशा सीरीज़ कनेक्शन में कनेक्टेड होते हैं। ये सीरीज़ कनेक्शन क्या होता है ये अभी आपको कोई भी समझने की जरूरत नहीं है, अभी मैं आगे स्लाइड में बताऊंगा। बस इतना समझ लीजिए कि एमीटर और गैल्वेनोमीटर इलेक्ट्रिक करंट को मापते हैं और सीरीज़ में कनेक्टेड होते हैं। 1 एम्पियर की जैसे यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है, 1 एम्पियर इज डिफाइंड एज व्हेन 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज फ्लोज इन अ सर्किट फॉर 1 सेकंड इज सेड टू बी 1 एम्पियर। मतलब जब 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज फ्लो करता है एक सर्किट में 1 सेकंड के लिए, उसी को हम लोग 1 एम्पियर बोलते हैं। तो ये था इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, जो कि मैंने आपको क्लियर समझाया। चलिए आप समझते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो अब जो नया टॉपिक आता है वो आता है पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? इट इज़ डिफाइंड द वर्क डन पर यूनिट चार्ज। मतलब कितना वर्क डन हुआ है कितने चार्ज पर। मतलब कि वर्क अगर कुछ डन होगा तो आपको पता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है वर्क। तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज, कितना वर्क किया गया है कितने पर यूनिट चार्ज पे, उसी को हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। आसान शब्दों में समझाएं तो जैसे समझो एक बाल्टी में ज़्यादा पानी भरा है, एक बाल्टी में कम पानी भरा है। बीच में हमने उसमें एक रॉड लगा दी जो कि पानी का इधर उधर कर रही है। तो जहाँ पे ज़्यादा पानी भरा है, हायर है, हायर पोटेंशियल है, तो वहाँ से कम वाले पानी में जाएगा, मतलब इक्वल बनाने के लिए। तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, यही चीज़ होती है पोटेंशियल डिफरेंस। इसकी जो यूनिट होती है वो होती है वोल्ट, SI यूनिट। और इसका जो मेजरिंग डिवाइस होता है वो होता है वोल्ट मीटर, जो कि हमेशा पैरेलल में कनेक्ट होता है। पैरेलल कनेक्शन, सीरीज कनेक्शन आगे समझाऊंगा, बस अभी याद कर लो इसे। फिर समझते हैं 1 वोल्ट क्या होता है। 1 वोल्ट इज डिफाइंड एज 1 जूल ऑफ वर्क इज डन टू सर्कुलेट 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज। जब 1 जूल का वर्क होता है एक कूलम्ब चार्ज को सर्कुलेट करने के लिए, तो पोटेंशियल डिफरेंस को 1 बोलते हैं, ठीक है। मतलब कि 1 वोल्ट बोलते हैं। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है V इक्वल्स टू W/Q। इसे वोल्टेज से डिनोट करते हैं, W वर्क हो जाता है, Q चार्ज हो जाता है। चलिए समझते हैं इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। तो अब आता है हमारा इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो 3 पार्ट में मैंने इसे डिवाइड किया हुआ। पहला पार्ट जहाँ पे चश्मा बना है वहाँ कॉन्सेंट्रेट करिए। तो जैसे लिखा, द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट कॉल्ड इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। इस SI यूनिट इज ओम एंड इट इज स्केलर क्वांटिटी। अब समझना रेजिस्टेंस क्या होता है। कोई कंडक्टर है, कोई मेटल वायर है, उसमें चार्ज है, कोई मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, ठीक है, कोई ना कोई चार्ज होगा उसमें। उसमें एटम होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे, प्रोटॉन होंगे और न्यूट्रॉन होंगे, ठीक है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो अपना स्टेबल वहाँ पे रुके हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन इधर उधर घूम रहे हैं। तो क्या है, वो टकराएंगे ना उनसे। उनसे जो टकरा रहे हैं वो कुछ ना कुछ, जैसे आगे तो बढ़ रहा है तो किसी एटम्स टकरा रहा है। तो जो चीज़ जो किसी भी चार्ज को रोकती है, अपोज करती है, एक ऐसा चीज़, एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो चार्ज को अपोज करती है आगे बढ़ने से, उसी को हम लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं, मतलब रेजिस्ट करती है। SI यूनिट इसकी ओम होती है, क्योंकि एक साइंटिस्ट थे उनके ऊपर, और एक स्केलर क्वांटिटी है। फिर आता है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है? इट स्टेट दैट लॉन्ग एज द फिजिकल एज अ कंडक्टर रिमेन द सेम पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। इसका मतलब अब मैं आपको समझाता हूँ। आसान भाषा में इसको बोलें कि अगर कोई कंडक्टर है कोई, ठीक है,
जैसे मेटल वायर है, अगर उसका फिजिकल स्ट्रेंथ जब तक सेम रहेगा तो उसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के। मतलब कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक करंट भी बढ़ेगा। तो जब हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो एक हमारा नया चीज़ जुड़ती है जो कि है कांस्टेंट। तो V इक्वल्स टू आई आर, और ये जो R है इसी को हम लोग इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो यहाँ से हमें एक नया फार्मूला मिल गया जो कि है V इक्वल्स टू आई आर, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू करंट इनटू रेजिस्टेंस, और पोटेंशियल डिफरेंस 1/R होता है, मतलब कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस के। फिर यहाँ पे थर्ड जो है वो है सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन। सीरीज कनेक्शन में क्या होता है, सीरीज कनेक्शन में देखो पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड होता है। जैसे कि यहाँ रजिस्टर्स लगे हुए हैं, मतलब जो करंट को अपोज करते हैं। तो यहाँ पे V1 V2 V3 V4 चार रजिस्टर है, मतलब कि यहाँ पे 4 बार पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड हो रहा है। एक कोई पोटेंशियल डिफरेंस था V, जो बैटरी लगाई उसका 2 वोल्ट था मान लेते हैं, तो जब वहाँ गया तो V1 में डिवाइड हो गया, V2 में डिवाइड हो गया, V3 में डिवाइड हो गया, V4 में डिवाइड हो गया। इसको बोलते हैं सीरीज कनेक्शन। और पैरेलल में करंट डिवाइड हो जाता है। इसका फॉर्मूला होता है 1/RP इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। मतलब कि कोई करंट था I, वो गया, फिर यहाँ 4 रजिस्टर थे, चारों में डिवाइड हो गया वो ऊपर नीचे R1 R2 R3 R4। तो ये हो गया हमारा पैरेलल कनेक्शन। तो चलो आप समझते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, वो भी पैरेलल कनेक्शन और सीरीज कनेक्शन को ही डिफाइन करता है, उसे हम और अच्छे से समझेंगे वहाँ पर। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस जैसा कि मैंने बताया, सीरीज़ में क्या डिवाइड होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, और पैरेलल में क्या डिवाइड हो जाता है, करंट डिवाइड हो जाता है। जैसे पोटेंशियल डिफरेंस मान लेते हैं V था, तो अब 4 रजिस्टर लगे, जितने भी रजिस्टर लगे होंगे उतने में थोड़ा थोड़ा जाएगा ना पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे R1 वाले में V1 गया, फिर R2 वाले में V2 गया, R3 वाले में V3 गया, R4 वाले में V4 गया। तो यहीं से इसका फॉर्मूला आ जाता है जो कि होता है RS इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, ये होता है इसका फॉर्मूला। और R4 अगर जितने भी रजिस्टर दिए हो, ठीक है। पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। बस इतना ही समझना है, बहुत ही आसान चीज़ है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। पैरेलल में जैसे आई करंट गया, अब 4 पार्ट थे, इसके 4 रेजिस्टेंस लगे थे, तो 4 में चला गया। अगर 3 होते तो 3 में चला जाता। तो इसका क्या फार्मूला आया, आई पी इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4। तो उसका जो फार्मूला जैसे मैंने बताया 1/RP, RP मतलब पैरेलल कनेक्शन वाले के लिए 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4, और जितने भी रेजिस्टेंस होंगे वही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो कॉम्बिनेशन और रेजिस्टेंस वाला टॉपिक है वो एंड हो जाता है। चलो आप समझते हैं रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। तो जैसा कि हमें रेजिस्टेंस मालूम हो चुका है, रेजिस्टेंस क्या होता है कि जो चार्ज को अपोज करे। तो यहाँ पे लिखा हुआ इन अ कंडक्टर रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ अ कंडक्टर। मतलब कि जितनी ज़्यादा उसकी लेंथ होगी उतने ज़्यादा उसमें एटम्स होंगे, और जब इलेक्ट्रॉन वहाँ मूव करेंगे तो उतनी बार वो टकराएंगे उनसे, मतलब ज़्यादा उसके पास शक्ति होगी किसी भी चार्ज को रोकने के लिए। और अगर उसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मतलब कि जो वायर उसमें जो सर्किल का जहाँ एरिया नहीं होता बाहर वाला, वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब अगर एरिया ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, क्योंकि वो लोग बाहर जल्दी निकल पाएंगे। अगर एरिया छोटा होगा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, वो निकलने में उन्हें प्रॉब्लम होगी इलेक्ट्रॉन्स को, मतलब करंट से उससे वायर से मूव करने के लिए, जैसे बैटरी में लगाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ से हमारे दोनों को अगर इनको ज्वाइन कर दें, R इज़ प्रोपोर्शनल टू L एंड R इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/A, तो बन जाता है R इज़ प्रोपोर्शनल टू L/A। और जब प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे तो एक नया कॉन्स्टेंट जुड़ेगा जो होता था R इक्वल्स टू E L/A। ई जो होता है ये होता है रो। तो यहाँ पे जैसे लिखा R इज़ द रेजिस्टेंस, जो कि तुम्हें पता है, इज़ द कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी दैट्स इट रो होता है। ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, तभी मैंने ये समझाया। फिर रेजिस्टिविटी होता है इसको, जिसको हम लोग रेजिस्टिविटी बोलते हैं। ए होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और एल होता है लेंथ ऑफ वायर। तो चलो आप समझते हैं रेजिस्टिविटी को। तो रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन जैसे लिखी हुई है, द एबिलिटी ऑफ मटेरियल ऑफ अ कंडक्टर टू अपोज द इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज रेजिस्टिविटी एंड इट्स एसआई यूनिट इज ओम मीटर। रेजिस्टिविटी मतलब आपको रेजिस्टेंस आपने पढ़ा कि उसमें क्या होता है, कंडक्टर में जो जो चार्जेस होते हैं उनको अपोज करने वाले को हम रेजिस्टेंस बोलते हैं, वही चीज़। लेकिन यहाँ पे मटेरियल ऑफ एबिलिटी ऑफ मटेरियल, वहाँ पे मटेरियल नहीं आता, वहाँ आ जाता है लेंथ, आ जाती है आपकी लेंथ पे डिपेंड करता है रेजिस्टेंस, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ पे जो रेजिस्टिविटी है वो सिर्फ एक चीज़ पे डिपेंड करती है, जो कि होता है मटेरियल ऑफ कंडक्टर। मतलब कि उसका मटेरियल किससे बना हुआ है, वो कंडक्टर किस चीज़ से बना है। कोई ऐसी चीज़ तो नहीं जो कि मतलब सबसे ज़्यादा अपोज करती हो, जिसमें को क्या बोलते हैं, चार्ज का फ्लो करने में प्रॉब्लम आए, तो उसी चीज़ को हम लोग रेजिस्टिविटी बोलते हैं। एग्जाम्पल लेके समझे तो जैसे कि कंडक्टर्स जो होते हैं वो क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी उनमें कम होती है, लेकिन जो इंसुलेटर होते हैं उनमें रेजिस्टिविटी ज़्यादा होती है। इंसुलेटर का एग्जांपल है तो जैसे कि ग्लास, डायमंड, और कंडक्टर के लिए तो सिल्वर या कॉपर। तो आप समझते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एक बहुत ही आसान टॉपिक है,
कि जैसे कि यहाँ डेफिनेशन लिखी है, डेफिनेशन आप खुद पढ़ लीजिए, मैं बस समझाता हूँ क्या कि जैसे हम कभी किसी कंडक्टर में कोई करंट पास करते हैं, वहाँ हीट जनरेट हो जाती है। जैसे आपने सुना होगा कभी यहाँ आग लग गई, ये हो गया, तार में आग लग गई, तो जो हीट जनरेट होती है उस करंट जब पास हो रहा होता है उस किसी कंडक्टर से, किसी भी या सब्सटेंस से, तो उसी को हम लोग बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। एसआई यूनिट इसकी जूल होती है, जैसे वर्क की जूल होती है, हमने क्लास 9 में भी पढ़ा था। तो फिर यहाँ नीचे आपको जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग लिखा है, जैसे कि द हीट जनरेटेड इन अ करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर एंड टाइम ऑफ द करंट इस पास नोन है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जो साइंटिस्ट थे जूल, उन्होंने बताया कि जो हीट जनरेट होती है किसी भी कंडक्टर में से आग लगना, जैसे किसी भी कंडक्टर आग लगती है, वो प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ करंट, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर एंड टाइम टेकन। तो यहाँ पे जैसे आपको ऊपर फार्मूला दिख रहा होगा, हीट के तीन तीन चार फार्मूले हो जाते हैं, हम लोग मतलब उसको सब्सटीट्यूट कर देंगे वैल्यू को। एच इक्वल्स टू वी क्यू होता है, और एक होता है वी स्क्वायर टी बाय आर, और एच इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी, जो कि जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग को डिफाइन करता है। तो चलिए अब समझते हैं पावर। तो अब आता है पावर। तो पावर हमें 9th में ही पढ़ा हुआ है, जो कि वर्क टन पर यूनिट टाइम होता है, और इसकी एसआई यूनिट वॉट होती है। यहाँ पे कुछ पावर की पॉइंट लिखे हुए हैं, जैसे 1 आवर्स पावर 746 वाट, 1 किलो पावर 1000 वाट, 1 यूनिट इक्वल्स टू 1 किलो वाट आवर। तो पावर बस इतना ही है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। लेकिन अब मैं आपसे एक चीज़ पूछता हूँ कि आपको पावर का फार्मूला कमेंट सेक्शन में लिखना है, तो उसका कमेंट सेक्शन में फार्मूला ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए, होप वीडियो पसंद आए तो अगर लाइक करिएगा, चैनल पर ना सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद।